आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की आरआरबी एलपी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का रेलवे आरआरबी एलपी का 29 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 29 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। अगर आपका रेलवे आरपीएफ का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो भी ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वही रहेंगे, वही पूछे जाएंगे। तो अगर आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, बीच से छोड़कर कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो देख लेते हैं आरआरबी एलपी की 29 नवंबर की पहली पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखेगा, पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, जम्मू कश्मीर के किस व्यक्ति को लकड़ी की नक्काशी के क्षेत्र में पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर के गुलाब नबी डार को लकड़ी की नक्काशी के क्षेत्र में पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कश्मीर लकड़ी के नक्काशीकार गुलाम नबी डार को पद्मश्री से सम्मानित किया है। नई दिल्ली 22 अप्रैल आज नई दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर से कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए गुलाब नबी डार को पद्मश्री पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि सांसद परिमल नाथ वानी के द्वारा कौन सी पुस्तक जो है वो लिखी गई है। सांसद परिमल नाथ वानी के द्वारा कॉल ऑफ द गिर पुस्तक जो है वो लिखी गई है। परिमल नाथ वानी की पुस्तक कॉल ऑफ द गिर आपको गिर के प्रदर्शनों से रूबरू कराती है जो एशियाई शेरों का घर है। इस पुस्तक में जीवंत फोटोग्राफी और आख्यानों का संयोजन किया गया ताकि संरक्षण प्रयासों की तत्कालिकता को उजागर किया जा सके। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था दिवस का गीत और संगीत कार्यक्रम किसने आयोजित किया है। दिवस का गीत और संगीत कार्यक्रम जो है ना, ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा आयोजित किया गया था। अगर मैं संगीत नाटक अकादमी की बात करूं, संगीत नाटक अकादमी संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था है। कला की पहली राष्ट्रीय अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित की गई थी। यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के दिनांक 31 मई 1952 के एक संकल्प द्वारा बनाया गया था, जिसे जून 1952 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। 1951 में नई दिल्ली में आयोजित नृत्य नाटक और संगीत पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मुख्य सिफारिशों में से एक भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी और मोहिनी अष्टम, ये 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था रक्षा विभाग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहां पर स्थित है। रक्षा विभाग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ना, ये नई दिल्ली में स्थित है। रक्षा मंत्रालय की अगर मैं बात करूं, रक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य सभी रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों पर सरकार की नीति निर्देशों का प्राप्त करना और लागू करना है। राष्ट्रीय राइफल्स या आरआर रक्षा मंत्रालय के अधिकार के तहत भारतीय सेना की भारत की एक नई शाखा है। रक्षा विभाग की रक्षा और रक्षा नीति सहित हर भाग के लिए जिम्मेदार है। रक्षा मंत्रालय के अधीन 5 विभाग हैं। कौन कौन से हैं वो? रक्षा सुरक्षा कोर विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, सैन्य मामलों का विभाग। वित्त मंत्रालय के अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। व्यय, राजस्व, वित्तीय सेवाएं, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, आर्थिक मामले। गृह मंत्रालय के अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं इनके बारे में जान लीजिए। सीमा प्रबंधन विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग, जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामलों का विभाग, गृह विभाग, राजभाषा विभाग, राज्यों का विभाग। ये गृह मंत्रालय के अधीन ये विभाग जो है वो आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन ठोस का उदाहरण नहीं है। ब्लड जो है ना, ये ठोस का उदाहरण नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है। विखंडन के माध्यम से जो अमीबा जीव जो है ना ये प्रजनन करता है। अमीबा द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है। अमीबा जीवाणु की तरह ही एक कोशीय जीव है, ये द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है। समसूत्री विभाजन के माध्यम से अपने आनुवांशिक पदार्थ की प्रतिकृति करने के बाद यह कोशिका दो समान आकार की सतती कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस विधि में एक ही जनक कोशिका से दो समान जीव उत्पन्न होते हैं। द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। सबसे पहले द्विखंडन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जनक कोशिका या केंद्रक के विभाजन से दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है, केवल एक बार विभाजित करता है। केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों एक साथ विभाजित होते हैं। इसमें विभाजन का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, उदाहरण से अमीबा, जीवाणु, यूग्लिना आदि। अब बात करेंगे हम बहुखंडन की। इसमें जनक कोशिका या केंद्रक के विभाजन से कई संतति कोशिकाएं बनती हैं। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, 3 बार विभाजित होता है। सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है और यह कोशिका द्रव से घिरा होता है। इसमें विभाजन का कोई निश्चित प्रतिरूप नहीं होता है, उदाहरण प्लाज्मोडियम और स्पोरोजोआ, शैवाल आदि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि कौन सा पैरालंपिक खिलाड़ी है जो पहले रजत पदक जीता और पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता था। आंसर आपका जाएगा दीपा मलिक की ओर। ठीक है, दीपा मलिक की अगर मैं बात करूं तो दीपा मलिक पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है और 60 फुट में 2016 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। उन्हें देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। इन्होंने एशियाई पैरा खेलों में 4 पदक जीते। 2010 में कांस्य पदक भाला फेंक F52 53 में, 2014 में रजत पदक भाला फेंक में F52 से 53, 2018 में 2 कांस्य पदक डिस्कस थ्रो में F52 से 53 और भाला फेंक में F53 से F54। दीपा मलिक ने 2009 में दुष्कर रेड डी हिमालय मोटर स्पोर्ट इवेंट में भाग लिया। उन्हें 2012 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना कि भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूँ तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर है शक्ति कांता दास। शक्ति कांता दास जो है ना ये भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करूं तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, जिसका प्राथमिक कार्य भारत में मौद्रिक स्थिरता हासिल करने और आमतौर पर देश की मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली को संचालित करने के लिए बैंक नोटों के मुद्दों को नियंत्रित करना और भंडार रखना है। आरबीआई को एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। आरबीआई की स्थापना 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। आरबीआई अधिनियम वर्ष 1934 में पारित किया गया था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई 1 रुपये को छोड़कर सभी नोट जो है वो जारी करता है। नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी में होते हैं। 1 रुपये को छोड़कर सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये में वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओस्मोन स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। सबसे लंबे समय तक सेवारत आरबीआई गवर्नर कौन थे? वेनेगल रामाराव। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया ये कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आरबीआई के वर्तमान और 25वें गवर्नर शक्ति कांता दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं आपको ध्यान में रखने हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा,
डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? सो गाइस डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ की अगर मैं बात करूँ तो डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय का एक सैन्य अनुसंधान और विकास विंग है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ भारत को सशक्त बनाने और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों को और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का एक मिशन है। डीआरडीओ ने PDIPCOVA नामक एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट विकसित की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? बलशस्य मूल विज्ञानम। यह आपको ध्यान रखना है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है, बलशस्य मूल विज्ञानम। डॉक्टर सुब्रत रक्षित विशिष्ट वैज्ञानिक को 31 मई 2023 को महानिर्देशक प्रौद्योगिकी प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे जो कि मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।